हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 5 से लेकर 11 जनवरी तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन का। वेनेजुएला की अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? आपको पता होगा लास्ट वीक अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक अटैक किया था और उसके बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तार करके यूएसए लेकर चले गए। उसके बाद वेनेजुएला की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने वेनेजुएला का अंतरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है डेल्सी रॉड्रिग्स को। डेल्सी रॉड्रिग्स वैसे अभी तक वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थी। 2018 से ये वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट है और अब वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रॉड्रिग्स को अंतरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो अटैक किया है ना, जो मिलिट्री ऑपरेशन किया है, उसका नाम है एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। डेल्सी रॉड्रिग्स अभी अंतरिम प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुकी है, अभी तक तो थी ही, और इसके पहले फॉरेन मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है वेनेजुएला में 2014 से 2018 तक। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने वेनेजुएला पर इसलिए अटैक किया क्योंकि वो वहां से इलीगल ड्रग्स आ रहे थे यूएसए में, जबकि अमेरिका को वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व कब्जाना था। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। इसके पास 303 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व देखने को मिलता है। सेकंड पर सऊदी अरब आता है 267 बिलियन बैरल के साथ, और तीसरे पर है ईरान 209 बिलियन बैरल के साथ। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है और इसकी कैपिटल है काराकस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को रानी वेलु नचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रानी वेलु नचियार भारत के किस वर्तमान राज्य की रानी थी? तो रानी वेलु नचियार भारत के तमिलनाडु राज्य में एक प्रांत की रानी थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली पहली रानी थी। तो 3 जनवरी 1730 को इनका जन्म हुआ था और 25 दिसंबर 1796 तक ये जीवित रही। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को इनकी जयंती पर इन्हें श्रद्धांजलि दी थी। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम क्षेत्र में जो रामनाद एम्पायर था उसकी राजकुमारी थी, जिनका विवाह होता है शिवगंगा स्टेट के राजा से। लेकिन जब शिवगंगा स्टेट के राजा की मृत्यु हो जाती है तो 1780 में रानी बनती है तमिलनाडु के शिवगंगा स्टेट की रानी वेलु नचियार। 10 साल इन्होंने शासन किया, 1790 तक। तमिलनाडु में इन्हें वीर मंगई के नाम से पुकारा जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली पहली रानी थी। इसके अलावा पहला मानव बम बनाने का श्रेय इनको दिया जाता है। इसके अलावा महिला सैनिकों की एक टुकड़ी को पहली बार इन्होंने शामिल किया था अपनी सेना में, इतिहास में। रानी वेलु नचियार तमिलनाडु के शिवगंगा स्टेट की रानी थी। भारत का पहला स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित किया गया है? इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, इसका निर्माण किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा। 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन क्या है? इसके जो पार्ट्स है ना, वो एक 3D प्रिंटेड जो वर्कशॉप है उसमें बनाए गए 3D प्रिंटिंग मशीन की मदद से, फिर उनको कंपाइल किया गया, तो ये हो गए 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ये वेदर स्टेशन है एक तरीके का, जो कि मौसम की जानकारी देता है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, उसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। एक ऐसा सिस्टम होता है, अगर हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की बात करते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि वेदर से जुड़े सारे डेटा को कलेक्ट करता है, उनको एनालिसिस करता है, और जो भी स्टेशन है ना, उनके पास भेजता है पूरे डेटा को इकट्ठा करके, एनालिसिस करके, अलग अलग पैरामीटर जैसे टेम्परेचर, विंड स्पीड, रेनफॉल को मापकर ये डेटा कलेक्ट करता है। तो ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है और 3D प्रिंटेड तकनीक से बना हुआ पहला है इंडिया का। उद्देश्य आपको समझ में आ गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये जो संस्थान है ना, मानसून, क्लाइमेट चेंज, ट्रॉपिकल वेदर, इन सभी पर रिसर्च का काम करने वाली संस्था है, जो कि
1962 में स्थापित की गई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है। ए सूर्यचंद्र राव इसके वर्तमान में डायरेक्टर के पद पर हैं। महाराष्ट्र के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस प्रशासन का किसी राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो महाराष्ट्र के नए जो डीजीपी है वो नियुक्त किए गए सदानंद वसंत दाते। अभी तक महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में कार्यरत थी रश्मि शुक्ला। यह महाराष्ट्र की डीजीपी बनने वाली पहली महिला है, रश्मि शुक्ला। ये 2024 में अपॉइंट की गई थी और 31 दिसंबर 2025 को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो अब महाराष्ट्र के नए डीजीपी अपॉइंट किए गए सदानंद वसंत दाते, जो कि 1990 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर है और इसके पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र के नए डीजीपी सदानंद वसंत दाते। चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? देखिए, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया ना, तो उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि हम ग्रीनलैंड को भी अमेरिका में शामिल करेंगे। अब ग्रीनलैंड की विशेषता है कि यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि देखने को तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलता है, लेकिन यह डेनमार्क के कंट्रोल में और डेनमार्क का पार्ट है, जो कि एक यूरोपीय देश है। तो इसीलिए अभी ग्रीनलैंड काफी सुर्खियों में था। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड डेनमार्क के अंडर में किस महाद्वीप में है? तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है। देखिए, अब दिक्कत यह है कि यहां से जब अमेरिका ने बोला कि हम ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेंगे, तो इससे डेनमार्क के साथ अमेरिका के युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे नाटो के अस्तित्व पर संकट आ गया है, क्योंकि दोनों ही नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर है। यह है ग्रीनलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड। देखिए, अमेरिका को यह इसलिए चाहिए क्योंकि यहां से वो पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कंट्रोल कर पाएगा। इसके अलावा काफी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट इस पे देखने को मिलते हैं। तो चाइना पर जो डिपेंडेंसी है वर्ल्ड की, वो भी खत्म करने में अमेरिका को मदद मिलेगी। तो काफी सारे कारण है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करना चाहता है। पूरे आर्कटिक रीजन पर और नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर यहां से नजर रखी जा सकती है। तो किस महासागर में? तो ये नॉर्थ अटलांटिक के उत्तर में देखने को मिलता है। और किस देश का पार्ट है? तो ग्रीनलैंड पार्ट है यूरोपीय देश डेनमार्क का। ठीक है, याद रखिएगा। नाटो का आर्टिकल 5 एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि नाटो के किसी देश पे हमला पूरे नाटो संगठन के देशों पर हमला माना जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, अमेरिका भी और डेनमार्क भी। तो इससे नाटो के कोलैप्स होने का खतरा बढ़ गया है। तो अभी ग्रीनलैंड काफी सुर्खियों में है। डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन इसका खुद का एक ऑटोनॉमस रीजन देखने को मिलता है डेनमार्क के अंडर में, लेकिन ये ऑटोनॉमस रीजन देखने को मिलता है। यहां पर इनकी सेल्फ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। इसलिए ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर है जेंस फ्रेडरिक नेल्सन। और डेनमार्क जो कि यूरोपीय देश है, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और इसके पीएम है मार्ट फ्रेडरिक्सन। तो याद रखिएगा, है वो डेनमार्क का पार्ट। कौन? ग्रीनलैंड। ठीक है, डेनमार्क अगर आप देखेंगे तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। डन। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए 100 आवर जीएस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। देखिए, यहां पर जीएस का जितने भी सब्जेक्ट है ना, आपको बहुत ही इजी ट्रिक और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरे कवर करवाए गए हैं। आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहां पर सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी और मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है। चर्चा में रहा EB4 वीजा भारत आने की अनुमति किस देश के नागरिकों को देता है? EB4 वीजा यह भारत आने की अनुमति देता है चाइना के सिटीजन्स को, लेकिन क्या सभी सिटीजन को? नहीं, ऐसे सिटीजन जो कि बिजनेस पर्पस से इंडिया आएंगे। तो EB4 वीजा ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा के नाम से पुकारा जाता है। 1 जनवरी 2026 से इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अलाउ किया है ताकि इंडिया और चाइना के बीच में जो बिजनेस है उसको इजी बनाया जा सके और ज्यादा सिक्योर बनाया जा सके। देखिए, क्या होता है, इंडिया के अधिकतर जो बिजनेस में जो मशीनरीज लगी है ना, वो चाइना से इंपोर्ट होकर आती है। काफी सारे प्लांट है जहां पर चाइना की मशीनरी लगी है। अब उनके जो एक्सपर्ट है वो चाइना के लोग हैं, तो उनको यहां पर
वो आ पाए, ताकि हमारे लोगों को वो प्लांट को ऑपरेट करना सिखा पाए, मशीन को ऑपरेट करना सिखा पाए, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बने और ज्यादा इजी तरीके से चाइना के ऐसे लोगों को, बिजनेसमैनों को भारत में आने को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए EB4 वीजा को लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि चाइनीज सिटीजन को दिया जाएगा। 100% ऑनलाइन इस पर अप्लाई किया जा सकता है, एम्बेसीज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाइनीज जो भी आना चाहते हैं, ऐसे चाइनीज जो भी इंडिया आना चाहते हैं, और अप्लाई करने के बाद 45 से 50 दिनों में उनको वीजा जारी कर दिया जाएगा। इस वीजा से वो इंडिया में अधिकतम 6 माह तक रुक पाएंगे। ठीक है। हर साल भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है इंडिया में? 9 जनवरी। इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में। आपको पता है किसकी याद में मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को भारत में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस इंडिया आए थे, तो उन्हीं की याद में 2003 में शुरू किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, और इसी के तहत प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन यह 2 साल में एक बार आयोजित होता है। तो 2025 में हो चुका था, अब 2027 में होगा। 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित की गई थी, जिसकी थीम रखी गई थी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। और प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। विदेश मंत्रालय ने ईरान को लेकर सलाह जारी की है। 2025 में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ईरान में अभी बहुत ज्यादा हिंसा की स्थिति है, अनस्टेबल होती जा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि लोग सड़कों पे है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां की करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो वहां के जो लोग हैं ना, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो ईरान की यात्रा से अभी बचें। बहुत जरूरी है तो ही यात्रा करें। मोस्टली बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप यात्रा कर रहे हो, बहुत जरूरी है वो भी, तभी आप यात्रा करो। और ऐसी जगह पर मत जाना जहां पर जो क्षेत्र हिंसा से घिरे हुए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एडवाइजरी आई थी लास्ट ईयर। ईरान पर जब इजराइल ने अटैक किया था, तब ईरान से इंडियंस को निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई कि अभी ईरान में हिंसा की स्थिति क्यों है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेवल एडवाइजरी क्यों जारी की है अपने लोगों के लिए। ठीक है। और ऑपरेशन सिंधु भी आपको समझ में आ गया। जो इंडियन फंसे हुए थे लास्ट ईयर जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, तो अधिकतर स्टूडेंट थे जो कि जम्मू कश्मीर से गए हुए थे ईरान पढ़ने के लिए, तो उनको रेस्क्यू किया गया था, और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। ईरान वेस्ट एशिया की एक कंट्री है, प्राचीन काल में पर्शिया के नाम से पुकारा जाता था। तेहरान इसकी कैपिटल है, रियाल यहां की ऑफिशियल करेंसी है, और प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान ईरान के। भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इंडियन आर्मी ने एक यूनिट का गठन किया है ना, मॉडर्न वॉरफेयर यूनिट है ये, जिसका नाम रखा गया है भैरव। ये 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर वाली एक यूनिट है। मतलब ड्रोन ऑपरेट करने वाले 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को शामिल किया जाएगा। तो ये ड्रोन सेंट्रिक मॉडर्न वॉरफेयर यूनिट गठित की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है भैरव। ठीक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन इनेबल्ड कॉम्बैट यूनिट में से एक है। रियल टाइम सर्विलेंस के लिए, युद्ध के समय स्ट्राइक करने के लिए, इसके अलावा इंटेलिजेंस को साझा करने के लिए इस ड्रोन यूनिट को इंडियन आर्मी में शामिल किया गया। तो 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेट करने वाले सैनिक रखे जाएंगे इसमें, और इसका नाम रखा गया है भैरव। ठीक है। अभी 15 भैरव बटालियन गठित की जा चुकी है। इन फ्यूचर इसे बढ़ाकर 25 तक किया जाएगा, और ये LAC और LOC दोनों पर निगरानी के लिए तैनात की गई है। वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गौडगिल का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? माधव गौडगिल एक बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं महाराष्ट्र के। इन्हें पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो इनके काम थे ना, उसके लिए भारत सरकार ने 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था माधव गौडगिल। यहां पर आप इनकी इमेज देखिए। 83 वर्ष की आयु में इनका पुणे में निधन हो गया। इनका जन्म भी महाराष्ट्र में ही हुआ था, है ना।
वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल गठित किया गया था 2010-11 में, जिसे गॉडगिल कमीशन कहा जाता है। इस पैनल के अध्यक्ष माधव गॉडगिल ही थे और इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो वेस्टर्न घाट एरिया है महाराष्ट्र में, उसे सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया था। सेंसिटिव किसके? बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से एक सेंसिटिव एरिया बनाया गया था जिसमें खनन और इस पर रोक लगी थी। तो माधव गॉडगिल ने पर्यावरण के लिए काफी काम किए, ठीक है ना। गॉडगिल कमीशन के लिए जाने जाते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। 1983 में भारतीय विज्ञान संस्थान में ये सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस की इन्होंने स्थापना भी की थी। पर्यावरण के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए, संरक्षण में इनके योगदान के लिए 1981 में इनको पद्मश्री दिया गया था, 2006 में पद्म भूषण दिया जा चुका है और 2024 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी माधव गॉडगिल को सम्मानित किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित किया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2026 को चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। पशुपालकों की आजीविका के प्रति लोगों को और देशों को अवेयर करना, टिकाऊ पशुपालन का महत्व लोगों को बताना और पशुपालकों की आजीविका तब बनी रहेगी जब चारागाहों का संरक्षण किया जाएगा। तो इनके प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके, इसीलिए 2026 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। वैसे इसके पहले 2026 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर भी घोषित किया था। तो 2026 ये 2 ईयर के रूप में मनाए जाने हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा। एक है अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष और सेकेंड है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर, महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित है? तो जनवरी 2026 में जिनसन जॉनसन ने खेलों से संन्यास की घोषणा की है, जो कि बहुत ही फेमस एथलीट है। तो एथलेटिक्स खेलों से संबंधित है जिनसन जॉनसन। केरल के कोझिकोड से आते हैं। केरल के कोझिकोड में इनका जन्म हुआ था। एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 800 मीटर और 1500 मीटर की रेस में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एक मिडिल डिस्टेंस के धावक हैं। मिडिल डिस्टेंस मतलब 800 मीटर और 1500 मीटर में ये दौड़ते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने 800 मीटर के लिए क्वालिफाई किया था। 1980 में श्री राम सिंह के क्वालिफाई करने के बाद 36 साल बाद किसी का क्वालिफाई हुआ था 800 मीटर की रेस में। जिनसन जॉनसन एशियन गेम्स 2018 में 1500 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता। 800 मीटर में इसी में सिल्वर भी इन्होंने जीता। एशियन गेम्स 2023 जो कि हांगजू में हुए थे, 1500 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो ये जिनसन जॉनसन है जिन्होंने एथलेटिक्स खेलों से संन्यास की घोषणा की है। कहां से आते हैं? केरल के कोझिकोड के रहने वाले। भारत के खेल शासन में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की है? भारत के स्पोर्ट्स गवर्नेंस में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था 2025 में। इसकी अध्यक्षता की थी अभिनव बिंद्रा ने, जो कि भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अभी सुर्खियों में क्यों है ये टास्क फोर्स, अगर ये 2025 में बना था? रिसेंटली इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, और स्पोर्ट्स गवर्नेंस में सुधार के लिए क्या क्या काम किए जाने चाहिए ये सभी अपनी रिपोर्ट में बताया है इस टास्क फोर्स ने। ओके, तो रिपोर्ट ने खेल प्रशासन की सिस्टमेटिक वीकनेस और सुधार के लिए पूरा रोड मैप दिया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कि क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, है ना। क्या रोड मैप बनाया जाना चाहिए, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर में जो हम प्लेयर्स का सिलेक्शन करते हैं उसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, इन सब के बारे में अभिनव बिंद्रा की इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो स्पोर्ट्स गवर्नेंस में सुधार के लिए जो टास्क फोर्स बना था, अध्यक्षता किसने की थी? अभिनव बिंद्रा ने। ओके, तो ये उद्देश्य क्या है मैंने आपको बता दिया कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में
कैसे गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को लागू किया जाए, एथलीट वेलफेयर और प्रोटेक्शन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस को कैसे फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, इन सभी पर ये रिपोर्ट है। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड से आते हैं। व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले इंडियन है ये। बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता था। भारत सरकार के द्वारा इन्हें सन 2000 में अर्जुन अवार्ड, 2002 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने अपना नया लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया है? 2026 जनवरी में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया लोगो और मैस्कॉट जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इन्होंने अपना लोगो भी बदला और नया मैस्कॉट भी निकाला। ठीक है, देखिए नया जो मैस्कॉट है उसका नाम ही इन्होंने सांख्यिकी रखा है। अब जो भी रिपोर्ट्स आएगी, जैसे नेशनल सैंपल सर्वे, अवेयरनेस कैंपेन जो होंगे, एजुकेशन कंटेंट जो होगा, इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं इस मिनिस्ट्री के, उन सभी में नया मैस्कॉट यूज किया जाएगा सांख्यिकी नाम का। और जो नया लोगो देखने को मिला है वो हमें तिरंगे के कलर का देखने को मिला है, और लोगो में जो थीम लाइन है वो है डेटा फॉर डेवलपमेंट। इस लोगो में हमारा जो अशोक चिन्ह है वो देखने को मिलता है, रुपये का चिन्ह देखने को मिलता है, और इससे काफी सारे अलग अलग चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने 2026 में अपना लोगो और मैस्कॉट दोनों चेंज किया है। अगर मिनिस्टर देखें तो इस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर डेथ को रिकॉर्ड किया गया है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भारत में टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करती है, और बाघ गणना का काम भी इसी संस्थान का है। तो इसने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट को जारी किया है जिसमें बताया है कि 2025 में सबसे ज्यादा टाइगर की मौत हुई है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में 2025 में 55 टाइगर की डेथ हुई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो कि पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा है। वैसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश राज्य में ही है, इसलिए एमपी को टाइगर रिजर्व का एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा टाइगर डेथ कहां हुई है? मध्य प्रदेश राज्य में। सेकंड पर आता है महाराष्ट्र 38 डेथ के साथ, और केरला तीसरे नंबर पर है, 13 टाइगर की डेथ हुई है केरला में। अभी हम लास्ट टाइगर गणना की बात करते हैं, 4 साल में एक बार होती है, तो अब 2026 की टाइगर गणना चल रही है, तो इसकी जब रिपोर्ट आएगी हम तब बात करेंगे। 2022 की जो लास्ट रिपोर्ट है उसमें पूरे इंडिया में 3682 टाइगर थे। पूरे वर्ल्ड का 75% टाइगर इंडिया में देखने को मिलते हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा टाइगर थे मध्य प्रदेश में 785, सेकंड पर कर्नाटका 563 और थर्ड पर उत्तराखंड 560 टाइगर के साथ। टाइगर रिजर्व के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा टाइगर थे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में 260। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे एडिशन का आयोजन कहां किया जा रहा है? खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे एडिशन का आयोजन किया जा रहा है दीव के घोघला बीच पर। दमन और दीव, दादर नगर हवेली, ये जॉइंट यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में। तो यहां पर जो दीव में जो घोघला बीच है, यहां पर सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। 5 से लेकर 10 जनवरी तक, कल ये खत्म हो गया था, कल तक इसका आयोजन किया गया था। 6 मेडल इवेंट यहां पर आयोजित करवाए गए हैं। कितने? 6 मेडल इवेंट। ठीक है, तो 6 मेडल इवेंट है और 2 नॉन मेडल इवेंट यहां पर आयोजित किए गए। देखिए जो फर्स्ट ये एडिशन था खेलो इंडिया बीच गेम्स का, ये 2025 में हुआ था, घोघला बीच पर ही हुआ था दीव के। और इस समय जो लास्ट एडिशन, जो पहला एडिशन आयोजित किया गया था 2025 में, उसमें मणिपुर मेडल टेली में पहले नंबर पर था। 14 मेडल मणिपुर ने जीते थे, सेकंड पर महाराष्ट्र था 20 मेडल के साथ, और थर्ड पर था नागालैंड 13 मेडल के साथ में। तो इस तरीके से खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है ना, ये पहला एडिशन है, याद रखना 2025 का। दूसरा एडिशन कल खत्म हुआ है, तो ये मंडे के करंट अफेयर में कवर हो जाएगा, तब हम नई मेडल टेली की बात कर लेंगे। आगे आइए,
चर्चा में रही कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये प्रस्तावित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो यहां पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का जो एक्सपर्ट अपेरियल्स कमिटी है, एक्सपर्ट अप्रेसल कमिटी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक कमिटी है जिसने एक रिपोर्ट दी है कि 1200 मेगावाट का ये जो कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसका काम शुरू किया जा सकता है, इससे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होगा, इस कमेटी ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है। एक्चुअल में क्या है ना कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश के कलई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास जो स्थानीय लोग रहते हैं, वो काफी समय से विरोध कर रहे थे इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। उनका कहना था कि इससे इन्वायरमेंट को काफी नुकसान होगा आसपास का, और स्पेशली एक श्वेत उदर बगुला जो कि इसी क्षेत्र में पाया जाता है, उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो अब फाइनली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की जो कमेटी थी वो फिर गठित की गई और उसने अपनी इस रिपोर्ट में वापस कहा है कि भैया अब शुरू कर दो, इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब फाइनली कलई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विकास का काम शुरू होने का रास्ता खुल गया है, तो इसीलिए अभी यह सुर्खियों में है। कलई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर बनाया जा रहा है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता होगी 1200 मेगावाट और इसको बनाने की कॉस्ट आएगी 14,176 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट। इसके पहले कलई फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, पहले बनाया जा चुका है, यह 600 मेगावाट का है। अरुणाचल प्रदेश में यह भी लोहित रिवर पर ही बनाया गया था। तो लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है अरुणाचल प्रदेश में। तो कलई फर्स्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट और सेकेंड की होगी अब 1200 मेगावाट। व्हाइट बेलिड हिरॉन, अगर हम श्वेत उदर बगुले की बात करें, क्योंकि पर्यावरणविद का कहना है कि इस परियोजना से यह खत्म हो जाएगा, तो यह IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में बगुले की एक स्पीशीज है। पूरे वर्ल्ड में इसकी केवल 250 से कम पॉपुलेशन बची है, 250 से भी कम ये देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में, और इसमें से भी 60 तो केवल भारत में ही है, और वो भी स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के इसी रीजन में। इसीलिए पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में शामिल है, जिसको किसी भी कंडीशन में प्रोटेक्ट किया जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही पूरा विरोध था वहां के स्थानीय लोगों का। खबरों में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है भारत के तमिलनाडु राज्य में। अभी इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ पक्षी जिसका नाम है ईस्टर्न इंपीरियल ईगल ये देखे गए हैं। ये जो ईस्टर्न इंपीरियल ईगल है ये माइग्रेटरी बर्ड है। हर साल ये वैसे तो वेस्टर्न एशिया के देशों में पाए जाते हैं और हर साल सर्दियों में ये तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में आते हैं। पूरे इंडिया में ये केवल मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में ही आते हैं, ये जो माइग्रेटरी बर्ड की स्पीशीज है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एक ओपन ग्रासलैंड है, एक बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है जैव विविधता के आधार पर, और फॉरेस्ट एजेस पर स्थित है, मतलब जंगलों के किनारों पर। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड है इसके अनुकूल ये स्थान माना जाता है। तो पूरे इंडिया में जो ईस्टर्न इंपीरियल ईगल है वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में ही देखने को मिलते हैं हर साल। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा किस राज्य में, तो ये देखने को मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल ये इसका साइंटिफिक नेम है एक्किला हेलियाका। जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया में देखने को मिलता है। IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है इसमें वल्नरेबल की कैटेगरी में से शामिल किया गया है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 321 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1940 में स्थापित हुआ था और यह टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2007 में। उंगल कनवाई सोलुंगल कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? नाम थोड़ा सा अलग है क्योंकि साउथ इंडियन नाम है, उंगल कनवाई सोलुंगल। इस प्रोग्राम को शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन। इन्होंने हाल ही में राज्य में
उंगल कन्वई सोलुंगल योजना को शुरू किया है, प्रोग्राम को शुरू किया है। इसमें क्या हो रहा है कि राज्य सरकार जो है वो राज्य के जो नागरिक है उनकी 3 विषय पूछ रही है, जो कि वो राज्य में बदलाव देखना चाहते हैं, राज्य में या प्रशासन में वो क्या बदलाव देखना चाहते हैं। ऐसे 3 विषय को पूछा जाएगा घर घर जाकर, और उनको फिर शामिल किया जाएगा डिसीजन मेकिंग में। तो हमें अपने सपने बताओ, हिंदी में इसका मतलब हो रहा है उंगल कन्वई सोलुंगल। तो सीएम एम के स्टालिन ने इसकी घोषणा की है। 30 दिनों तक ये पूरे राज्य में लागू की जाएगी। 1,91,00,000 परिवार जो राज्य के हैं उनसे कलेक्ट किया जाएगा फॉर्म। ये फॉर्म 50,000 वॉलेंटियर घर घर जाकर बांटेंगे। उनके विशेष को कलेक्ट किया जाएगा और फिर प्रशासन में इनको अप्लाई किया जाएगा। जब भी डिसीजन लिए जाएंगे तो ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस प्रोग्राम है, मतलब राज्य के आम नागरिक को भी राज्य के प्रशासन में और डिसीजन मेकिंग में जोड़ना। यही होता है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। पॉलिसी मेकिंग में आम नागरिक भी अपना योगदान दे। तो यह प्रोग्राम चलाया है किसने? तमिलनाडु सरकार ने। एक और स्कीम चलाई थी तमिलनाडु सरकार ने जिसका नाम था उलगम उंगल केल। राज्य में इसके तहत लैपटॉप वितरित किए जा रहे हैं। राज्य के जो स्टूडेंट है कॉलेज के, उनको 20 लाख लैपटॉप उलगम उंगल केल योजना के तहत वितरित किए जाएंगे। पहले फेज में 10 लाख लैपटॉप वितरित किए जा रहे हैं और राज्य सरकार ने इसके लिए इस साल 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो दोनों स्कीम तमिलनाडु की है, याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पहली चीज तो कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में। ये जो विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई है ना, एक्चुअल में एक एनिवर्सरी थी उस दिन। काय की? 1975 में नागपुर में फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। यह किया गया था 10 जनवरी 1975 को। तो 2006 में जब इस दिन की एनिवर्सरी थी, उसी दिन शुरू किया गया वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी भाषा के महत्व के बारे में पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि वर्ल्ड में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है हिंदी। पहले नंबर पर आती है चाइना की मंदारिन, तो हिंदी तीसरे नंबर पर आती है। तो इसी के महत्व को बढ़ाना, लोगों को अवेयर करना वर्ल्ड हिंदी डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2026 में हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड हिंदी डे की। नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? नागौरी अश्वगंधा, नागौर जानते कहां का क्षेत्र है? राजस्थान का, जहां से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी इंडिया में। यहीं पर एक अश्वगंधा उगाया जाता है, नागौरी अश्वगंधा, जिसे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। यह राजस्थान का दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया, क्योंकि इसके पहले सोजत मेहंदी, यह भी राजस्थान की है, इसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। यह जो बोर्ड है भारत में न्यूक्लियर हादसों को रोकने के लिए, न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए काम करने वाली और इसके रेगुलेशन के लिए काम करने वाली संस्था है। इसके हाल ही में नए अध्यक्ष ए के बाला सुब्रमण्यम को बनाया गया है। तो ए के बाला सुब्रमण्यम एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए। डी के शुक्ला इनके पहले इस पद पर थे, जिनको रिप्लेस किया है ए के बाला सुब्रमण्यम ने। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का काम मैंने आपको बता दिया। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत 1983 में गठित की गई थी। तो 1983 में गठन, महाराष्ट्र के मुंबई में हेडक्वार्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत यह बोर्ड काम करता है। अध्यक्ष कौन बने? ए के बाला सुब्रमण्यम। तक्षशिला के पास यूनेस्को में शामिल भीर टीला से मिले कुषाणकालीन सिक्कों पर किस शासक की छवि अंकित है? तक्षशिला वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है जो कि भारत में बनी थी। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। 1980 में यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। रिसेंटली पाकिस्तान के जो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम है उन्होंने यहां पर खुदाई की और तक्षशिला के क्षेत्र में जो भीर टीला है, यहां से कुषाण वंश के शासक, जो कुषाण डायनेस्टी है, उस वंश के सिक्के मिले और ये कुषाण शासक वासुदेव से संबंधित है, क्योंकि उन्हीं की छवि इन सिक्कों पर देखने को मिली है। कुषाण शासक
वासुदेव की छवि है इन सिक्कों पर। कुषाण एम्पायर या डायनेस्टी का जो शासन था भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ था। इसी वंश के एक महान शासक कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार देखने को मिला था तिब्बत और चाइना के एरिया में और इंडिया में। कनिष्क एक बहुत ही महान शासक थे। तो पाकिस्तान की आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने तक्षशिला के भेड़े टीला में खुदाई की। यहां पर एक तो इनको लेपिस लाजुली नाम का सजावटी पत्थर मिले, एक रत्न है ना, बहुमूल्य रत्न है यहां पर, जिनका मूल स्थान जो है ना वो अफगानिस्तान का है। तो इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान होते हुए ये एक ट्रेड रूट यहां पर स्थित था कभी तक्षशिला क्षेत्र में। तो ये पूरा ट्रेड रूट पर ही स्थित है। तो ये लेपिस लाजुली नाम के पत्थर भी मिले हैं ब्लू कलर के, और कुषाण डायनेस्टी के जो सिक्के मिले हैं उस पर कुषाण वंश के शासक वासुदेव की छवि अंकित है। वासुदेव जो कि कुषाण वंश के अंतिम महान शासक माने जाते हैं, इनका शासनकाल 191 ईस्वी से 230 ईस्वी के बीच में देखने को मिलता है। टाइम पीरियड कुषाण डायनेस्टी का 1 से 3 ईस्वी में रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। कनिष्क भी एक शासक थे जिनके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, और वासुदेव प्रथम अंतिम महान शासक थे इस वंश के। इनके बाद फिर इस वंश का पतन शुरू हो गया था। भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है? भारत का पहला पूरी तरीके से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना है केरल का कलपेट्टा। केरल के वायनाड में कलपेट्टा जिला कोर्ट है जो कि पूरी तरीके से पेपरलेस जिला कोर्ट बनी है, इंडिया की पहली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कलपेट्टा में ये पूरी तरीके से फुली डिजिटलाइज्ड और पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इनॉग्रेशन किया। पेपरलेस मतलब यहां पर जितने भी काम होंगे अब कंप्यूटर टैबलेट से होंगे, मतलब पेपर का यूज ऑफिशियली कामों में यहां पर नहीं किया जाएगा। तो पूरी तरीके से पेपरलेस इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहां पर है? तो यह है कलपेट्टा, केरल। लास्ट क्वेश्चन, पंखुड़ी पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। विमेन, महिलाओं और बच्चों की जो स्कीम्स है उनको, जो उनके लिए सर्विसेज हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, उन सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, यह पंखुड़ी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है पंखुड़ी पोर्टल, जिस पर सरकार, आम जो सिटीजन है, एनजीओ, एनआरआई और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सब एक साथ आएंगे और महिलाओं और बच्चों के हितों के लिए काम करेंगे। तो विमेन और बच्चों से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सर्विसेज है, कंप्लेंट है, वो इस एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। ठीक है, उद्देश्य समझ में आ गया। महिला और बच्चों के लिए जो भी स्कीम्स हैं उनको बच्चों और महिलाओं तक पहुंचाना, महिलाओं के, बच्चों के प्रोटेक्शन, वेलफेयर के लिए काम करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, इसे पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर वर्तमान में है अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने ही 8 जनवरी को पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया था। डन। तो यहां पर 5 से लेकर 11 जनवरी तक के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। आई होप आपको आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन के सारे करंट अफेयर समझ में आए होंगे। ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कर दो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 100 आवर जीएस के कोर्स को, आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप अवेल कर सकते हैं इस कोर्स को। ओके, और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा क्योंकि डेली करंट अफेयर की सारी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी आप वहां पर लगा सकते हैं, तो आप चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। चलिए, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।